नमस्कार मित्रों, मैं कुंदन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग अगस्त में होने वाले शिक्षकों की परीक्षा के लिए समान अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने उदारवादी चरण को पढ़ा दिया है। विगत परीक्षाओं में उदारवादी चरण और कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उसका हम लोग देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो जैसा कि आपको हम बताएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एवो ह्यूम के द्वारा किया गया। एवो ह्यूम को ही कांग्रेस का जनक, संस्थापक या पिता कहा जाता है। इनके जीवनीकार विलियम बेडेनबर्ग हैं। जिन्होंने इनकी जीवनी 1913 में प्रकाशित किया है। क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी अभी हाल फिलहाल में जो मेंस का हुआ है, उसमें इतिहास में कि जो एवो ह्यूम थे वह कब अवकाश प्राप्त किए थे सिविल सेवा से। तो इन्होंने 1882 में सिविल सेवा से अवकाश प्राप्त किया था। तो इनको कांग्रेस के संस्थापक, जनक, पिता भी कहा जाता है। ये 1882 में अवकाश प्राप्त किए थे और इनकी जीवनीकार विलियम बेडेनबर्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा? एवो ह्यूम। महात्मा गांधी पहली बार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे और एकमात्र 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन है उसकी कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने करने का काम किया था। जो आपको पूछा जा सकता है कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, और ये तो कभी अध्यक्ष नहीं रहे इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में या 1886 में, 1896, 1901, 1911, 1928 या इस वर्ष कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। जबकि लाहौर में अधिवेशन 1893, 1900, 1909, 1929 में आयोजित किया गया था। तो और मुंबई ही पहला वह स्थान है जहां कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में ग्वालियर टैंक मैदान के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। और जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वह पुणे में ही होने वाला था, लेकिन हैजा के कारण उसका जो स्थान बदलकर मुंबई कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? इसमें ऑप्शन है एवो ह्यूम, जॉर्ज यूले, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन। ये चारों अंग्रेज थे। जैसे कि आपको अभी बताएं कि एवो ह्यूम संस्थापक, जनक थे इनका, और प्रथम जो सचिव थे कांग्रेस का वह एवो ह्यूम थे। पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था, तो वह एवो ह्यूम थे। उस पर अल्फ्रेड वेब यह भी अंग्रेज थे। यह इन्होंने 1894 मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और हेनरी कॉटन इन्होंने 1904 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जॉर्ज यूले हैं जिन्होंने 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसमें देख रहे हैं कि इन्होंने 1904 में किया है, इन्होंने 1894 में। और सबसे सर्वप्रथम जो कांग्रेस का जो यूरोपीय अध्यक्ष या ईसाई या अंग्रेज अध्यक्ष है तो वह जॉर्ज यूले है। आपको कभी कभी यह 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से पूछेगा कि कौन सा अंग्रेज अध्यक्ष था कि नहीं था। एक और विलियम बेडेनबर्ग थे। इन्होंने 1889 और 1910 या बम्बई में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, और इलाहाबाद में 1910 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने का काम किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले। यही पहले यूरोपीय या अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद या 1923, 1940 से 46 तक रहे थे। रफ़ी अहमद किदवई कभी नहीं कांग्रेस के अध्यक्ष बने, या 1927 के जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। बदरुद्दीन तैयबजी एकमात्र जो प्रथम कांग्रेस का जो मुस्लिम अध्यक्ष है वह बदरुद्दीन तैयबजी है। इन्होंने 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो जो प्रथम कांग्रेस का जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वह कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। इन्होंने 1887 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? कौन व्यक्ति थे जिन्होंने 1885 के कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, ये तो थे ही। जी सुब्रमण्यम अय्यर, यह भी थे। और जस्टिस रनाडे, यह भी थे। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही यह कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे जिन्होंने 1885 के बम्बई अधिवेशन में अनुपस्थित रहे थे। इनको जो अखिल भारतीय जो संस्था है उसके निर्माण में, कांग्रेस के निर्माण में, स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था। यह शुरू से ही प्रयासरत थे, इसीलिए इनको कांग्रेस का द्वितीय संस्थापक भी कहा इनको जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस का जो द्वितीय संस्थापक कौन था तो आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी का ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? यह उत्तराखंड एलडीए 2003 में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? फिरोज शाह मेहता, इन्होंने 1890 का कोलकाता अधिवेशन, इसी अधिवेशन में प्रथम जो महिला थी कदामनी गांगुली, जिसने कांग्रेस के जो अधिवेशन को संबोधित किया। कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली कदामनी गांगुली प्रथम महिला थी इसी अधिवेशन में। फिरोज शाह मेहता। हकीम अजमल खां, इन्होंने 1921 अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता की थी जब चित्तरंजन दास जेल में चले गए थे उस वक्त। खान अब्दुल गफ्फार खां, यह कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। पख्तून नामक पत्रिका को इन्होंने प्रकाशित किया था और 1923 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में 30 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनका सराहनीय भूमिका थी और इन्होंने लाल कुर्ती नामक स्वयंसेवकों की फौज गठित की थी। सर सैयद अहमद खान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहने का काम किया। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ तो जब कांग्रेस ने अपने जो मांग है प्रखर करने का काम किया तो जो यह अंग्रेज थे उसको कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खान का इस्तेमाल करने का काम किया और इन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर कांग्रेस के नीतियों और कार्यक्रमों का विरोध करने का काम किया। और पूछा जाए कि कांग्रेस का जो मुख्य विरोधी संगठन था वो कौन था, तो यह यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक कांग्रेस का विरोधी संगठन कौन था, तो यह यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन था जिसने कांग्रेस को विरोधी के तौर पर कार्य किया था। तो कांग्रेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे, तो यह कौन आंसर होगा? सर सैयद अहमद खान। और सर सैयद अहमद खान यह जो 1857 की क्रांति है उसकी प्रथम पुस्तक है जो भारतीय लिखने का काम किया वो सर सैयद अहमद खान थे। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। कौन ऐसे व्यक्ति थे, इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करने का काम किया? लाला लाजपत राय या 1919 के जो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें कि जो असहयोग से संबंधित प्रस्ताव था जिसको पेश किया गया था, और यह प्रस्ताव स्वयं गांधी ने प्रस्तुत किया था। पूछा जा सकता है कि 1919 का जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो कोलकाता में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने किया था। और इस अधिवेशन में असहयोग से संबंधित प्रस्ताव को पेश किया गया था, स्वयं गांधी ने पेश किया था। चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना आदि ने इन प्रस्ताव का विरोध किया था। एनी बेसेंट या 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू यह 2 बार अध्यक्ष रहे, 1919 अमृतसर और 1928 कलकत्ता। और बाल गंगाधर तिलक एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसने कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। 1918 में इनको अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन यह अपने केस के पैरवी के लिए लंदन चले गए थे और इनके जगह मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस की अध्यक्षता करने का काम किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि लाल बाल पाल कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इनमें से लाल बाल पाल में मात्र लाल लाजपत राय हुए जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, और जो तिलक थे और बिपिन चंद्र पाल थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? नलिनी सेनगुप्ता यह 1932 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन। एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता। कदामनी गांगुली 1890 में संबोधित किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें तिलक के सिफारिश पर कांग्रेस का अध्यक्ष एनी बेसेंट को चुन लिया गया था और वह कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। लेकिन अगर आपको पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम भारतीय जो महिला अध्यक्ष था कौन था, तो यह सरोजिनी नायडू जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में चुनी गई थी। लेकिन अगर पूछता है कि वह कौन सी महिला थी जिसने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का काम किया था, तो यह कदामनी गांगुली थी। कौन महिला कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को संबोधित किया था? तो यह कदामनी गांगुली। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो यह सरोजिनी नायडू होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बनारस 1905, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था इसमें और स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया था। कलकत्ता 1906, यह दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता इसका किया था और इसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। सूरत अधिवेशन 1907, इसमें जो कांग्रेस है वह नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था और इसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने किया था। लखनऊ अधिवेशन 1916, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था और जो इसी अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है। 1917 में 19 अक्टूबर 1917 को 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 19 अक्टूबर 1917 को
पहली अधिवेशन था इस जो गांधी पहला कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिया और लखनऊ अधिवेशन में ही भाग लिया था। और लखनऊ अधिवेशन में ही चंपारण में किसानों के समस्या को समाधानित करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने उनको गांधी को आमंत्रित किया था। और इसी में जो कांग्रेस के अंतर्गत जो नरम दल और गरम दल था वह पुनः फिर एकीकृत हो गया एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था और इसी में पृथक निर्वाचन मंडल को कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था। तो यह काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, या 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी बाबू? जल्दी से कमेंट में अपना जवाब भेजो। पढ़ाए थे ना कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद, या 1923 के विशेष दिल्ली अधिवेशन, फिर 1940 के रामगढ़ अधिवेशन, जेबी कृपलानी, या 1946? आप यह क्वेश्चन पूछता है कि जो भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वह जेबी कृपलानी थे। और इन्होंने मेरठ में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह पहली बार 1934 के बम्बई अधिवेशन या कांग्रेस की अध्यक्षता की। और फिर जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जब त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष चुने के बाद वो अपना पुनः इस्तीफा दे दिया, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। पूछता है कि त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा दे देने के बाद जो कांग्रेस का कौन सा अध्यक्ष बना, तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता यह सुभाष चंद्र बोस ने करने का काम किया था। आपसे पूछा जाए कि अगर वह कौन सा अधिवेशन है जो दूसरी बार गांव में आयोजित किया गया था, तो यह हरिपुरा अधिवेशन था। कभी कभी पूछता है कि हरिपुरा कहाँ है, तो यह गुजरात में है। हरिपुरा पूछता है कि जो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन आयोजित किया गया था वह हरिपुरा में वह किस प्रदेश में है, तो यह गुजरात में है। और यह गांव में होने वाला द्वितीय अधिवेशन है। गांव में प्रथम होने वाला अधिवेशन फैजपुर 1937, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करने का काम किया था। और इसी अधिवेशन में हरिपुरे अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और जवाहरलाल नेहरू का इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कौन लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 6 वर्षों तक रहा था? कौन लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 6 वर्षों तक रहा था? एकमात्र व्यक्ति अबुल कलाम आजाद हुए जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 6 वर्ष तक किया था। जवाहरलाल नेहरू यह 3 बार रहे हैं कांग्रेस का अध्यक्ष। 1929 लाहौर अधिवेशन जिसमें स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1936 लखनऊ अधिवेशन, इसी अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि समाजवाद भारतीय समस्या का समाधान है। और 1937 जो गांव में प्रथम अधिवेशन हुआ था कलकत्ता फैजपुर में, जी गोखले, या 1906 गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के जो बनारस अधिवेशन था उसका अध्यक्षता किया था। दादा भाई नौरोजी यह 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अबुल कलाम आजाद 1940 में 1940 से 45 तक यह लगातार कांग्रेस का 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। जो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था, जो तत्कालीन बिहार था जो अब झारखंड है, उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण 1940 से 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो सका था। आपसे बाबू पूछ सकता है कि कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आजाद ही कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद ने किया था।
और इसकी उस वक्त उम्र इनकी 35 वर्ष थी। या उम्र भी पूछता है कि जब वो अध्यक्षता किए थे वो कितने वर्ष के थे, तो 35 वर्ष के थे। तो लगातार ये 6 वर्ष तक अध्यक्ष सबसे ज़्यादा दिन तक रहे थे। जन गण मन, जन गण मन सबसे पहले किस अवसर पर गाया गया था? कांग्रेस का अधिवेशन 1896, इसमें वंदे मातरम गाया गया था सबसे पहले। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वह सबसे पहले किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह कांग्रेस के 1896 कलकत्ता अधिवेशन में। रहीमतुल्लाह शानी इसकी अध्यक्षता किया था, और जो वंदे मातरम है उसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 1905 के बनारस गोखले इसमें तो स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने किया था। इसी अधिवेशन में जन गण मन को पहली बार गाया गया था। और यह तो पहले ही गलत हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। अगर पूछा जाता है कि वह कौन सा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जो जिसमें राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था, तो वह 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था। विशन नारायण धार ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जाता कि वह कौन सा अधिवेशन है कांग्रेस का जिसमें वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन दोनों के द्वारा गीत से प्रारंभ किया गया था, तो यह जयपुर का अधिवेशन 1948 है जिसकी अध्यक्षता पीताभी सीतारामैया ने किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सी राघवाचारी ने की थी? कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता सी राघवाचारी ने किया था? तो लखनऊ 1916, जैसे कि बताया कि या अंबिका चरण मजमूदार। नागपुर अधिवेशन 1920, इसी अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने किया था। और इसी अधिवेशन में जो असहयोग का प्रस्ताव है उसको कांग्रेस के द्वारा अनुमोदित और पारित कर दिया गया था इसी अधिवेशन में। गया 19, और यह काफ़ी एक और चीज़ लिए महत्वपूर्ण अधिवेशन है क्योंकि पहली बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है 1920 में ही जो देशी रियासतें थी उसके प्रति अपने नीति को घोषित करने का काम किया था। पूछ सकता था कि देशी रियासतें के प्रति कांग्रेस ने अपनी पहली बार किस अधिवेशन में नीति घोषित की थी, तो यह 1920 का नागपुर अधिवेशन। गया 1922 जो कि बिहार में हुआ था और यह 38वां था, और इसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे। और इसी अधिवेशन में उन्होंने त्यागपत्र देकर इलाहाबाद में जो स्वराज पार्टी का गठन करने का काम किया था। इसके सचिव मोतीलाल नेहरू थे। कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? जी गोखले या उदारवादी नेता थे, उदारवादी चरण के थे, निर्दलीय नेता थे, राष्ट्रपति के उल्लेखनीय नेता थे। और ये तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है और लाला लाजपत राय। यह तीनों जो गर्मपंथी नेता हैं उग्र राष्ट्रवाद के पुरोधा रहे थे या अग्रगण्य नेता रहे थे। इसलिए आपको याद रखिएगा लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों की तिकड़ी है या गर्म दलीय नेता हैं, उग्र राष्ट्रवादी नेता हैं। और इसके अतिरिक्त अरविंद घोष भी हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उग्र राष्ट्रवाद के नेता में से कोई नहीं था, जी गोखले या एकमात्र ऐसे नेता हैं इस ऑप्शन में जो नरम दलीय नेता हैं। और ये तीनों तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय उग्र राष्ट्रवादी नेता हैं। अब अगले क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरम के तौर पर नहीं जाना जाता था? दादा भाई नौरोजी या तो नर्मदलीय नेता है, एमजी रनाडे भी इतिहासकार है, नर्मदलीय नेता थे। और सार्वजनिक सभा और दक्कन सभा की स्थापना, प्रार्थना सभा की स्थापना एमजी महावीर गोविंद रनाडे ने किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कि अभी बताएं कि या तो उदारवादी नेता थे, तो एकमात्र ऑप्शन कौन है? तिलक। यहाँ लाल बाल पाल
वो याद रखिएगा। किस आंदोलन में के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हुआ था? बंगाल विभाजन के कारण जो स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ उसमें जो नरमदलीय नेता थे वह उसकी बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि गर्म दलीय नेता थे उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना चाहते थे। उनका लक्ष्य अब स्वराज हो गया था। इसीलिए और अन्य जो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा का लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसमें उस पर विवाद हो गया और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो यह कौन था? स्वदेशी आंदोलन के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो वह स्वदेशी आंदोलन था। काफी बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन की शुरुआत हुई। अतः आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, कमेंट करें। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो हमें भेजें कमेंट में, हम आपको उसका उत्तर देंगे। और टेलीग्राम चैनल पर जो इसका वीडियो जो पीडीएफ है उसको अपलोड कर दिया गया है, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। धन्यवाद।